नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, जो हमारी 50 मैराथन वाली जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ को मैंने किन्हीं कारणों से बंद कर रखा था 2-4 दिनों से। तो बच्चे काफ़ी परेशान से हो गए थे कि सर टीओ का नोटिफिकेशन भी आ गया और आप क्लास भी बंद कर दिए, है ना, ये क्या ही सीन चला रहे हैं आप। तो देखिए, हो गया कई बार क्या होता है ना कि दिक्कतें आ जाती हैं, और जब आदमी सिंगल रहता है तो उन दिक्कतों को जब सामना करने लग जाता है ना, तो थोड़ा सा चीज़ें छूट जाती हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मुझे याद था कि मैं एक सीरीज़ चला रखा हूँ, उस सीरीज़ को पूरा भी करना है टाइम से। तो देखिए, आज हम उसी सीरीज़ पे खड़े हैं जो कि 38 नंबर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का आज का हमारा मैराथन क्लास है। इसमें देखना, जो सवाल आज हैं ये बिल्कुल कुछ अलग ही लेवल के सवाल हैं, और इसमें आपको डीएमआरसी, जेएमआरसी और जो एक सीसीएल का एग्ज़ाम होता है, उसके भी कुछ सवाल आपको देखने को मिलेगा, और एमपीआईटी टीओ का भी सवाल देखने को मिलेगा। कुछ सवाल यूपीपीसीएल से उठाया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग एग्ज़ाम का सवाल जो है उठा करके यहाँ पर लाया गया है। तो हर लेवल का सवाल आपको देखने को मिलेगा, इजी से इजी और टफ से टफ सवाल, है ना। तो सभी सवालों को आप देखना, और चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जो भी विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी का, तो देखना शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उस पर हमने सेशन भी ले लिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देखना। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है उस पर भी हम एक बढ़िया सा सेशन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल पार्ट ऑफ ए डीसी मोटर। 951 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी भाग डीसी मोटर का नहीं है ना। बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें देखना, आर्मेचर है डीसी मोटर का पार्ट, आर्मेचर है, और डीसी मोटर में आर्मेचर को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं घुर्डक। कम्यूटेटर है, और डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, है ना। डीसी को एसी में कन्वर्ट करना कम्यूटेटर का डीसी मोटर के अंदर काम होता है। ब्रश भी होता है, कार्बन का ब्रश लगा होता है डीसी मोटर में, जिसको टाइम टू टाइम हमें इसका निरीक्षण भी करना पड़ता है और इसको चेंज भी करना पड़ता है ना। लेकिन टैप चेंजर एक ऐसी युक्ति है जो कि नहीं होता है, ये होता है आपके ट्रांसफार्मर के अंदर। तो देखना, ये ट्रांसफार्मर के अंदर होती है, और कौन से ट्रांसफार्मर में होता है, ये हमारी जो वितरण ट्रांसफार्मर होती है और जो हमारी पावर ट्रांसफार्मर होती है, इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में लगे होते हैं, कहाँ पर, जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में लगे होते हैं, वो वाले ट्रांसफार्मर में आपको ये देखने को मिलेंगे, है ना। और ये भी होते हैं दो टाइप के, एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर, एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर, और इसका यूज तब किया जाता है जब ट्रांसफार्मर हमारी क्या हो, ट्रांसफार्मर हमारी चालू स्थिति में हो। ट्रांसफार्मर कैसी हो, चालू स्थिति में हो। अभी मैं बताऊंगा ना आपको कि इसका यूज क्या है। और दूसरा होता है ऑफ लोड टैप चेंजर्स, और ये जब हमारी ट्रांसफार्मर बंद स्थिति में होती है, उस समय ये एक काम करता है ना। और ध्यान देना, ये जो ऑफ लोड ट्रांसफार्मर स्विच, ऑफ लोड जो टैप चेंजर स्विच है, इसका प्रयोग उन ट्रांसफार्मर में आपको देखने को मिलेगा जो पैड माउंट होते हैं। पैड माउंट का मतलब समझते हैं, जो जैसे कि रेसिडेंशियल जितने भी स्कूल हैं, है ना, एकलव्य स्कूल हो गया, ईएमआरएस स्कूल हो गया, नवोदय स्कूल हो गया, है ना, श्रमोदय स्कूल हो गया, जितने भी स्कूल हैं सब रेसिडेंशियल स्कूल है। तो आवासीय स्कूलों में, कहाँ पर, जो आवासीय स्कूल होते हैं वहाँ पर एक प्रॉपर ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो आवासीय स्कूलों में ये ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। दूसरा, अंडरग्राउंड माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, उनमें ऑफ लोड टैप चेंजर स्विच लगा होता है, ठीक है।
देखना टैप चेंजर स्विच का बेसिकली काम ये होता है कि ये वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को, ये इनपुट वोल्टेज को कुछ नहीं करता, आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करता है। किस स्थिति में? जब लोड कम या ज़्यादा होता है तो जो वोल्टेज है वो भी कम ज़्यादा होने लगता है, उसको हमें एडजस्ट करना है, समायोजित करना है, उसके लिए हम टैप चेंजर स्विच का सहारा लेते हैं। और ये हमेशा आपको हाई वोल्टेज साइड देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? हाई वोल्टेज साइड जो है इसको कनेक्ट किया जाता है टैप चेंजर स्विच को। तो यही एक ऐसा पार्ट है टैप चेंजर जो कि डीसी मोटर का भाग नहीं है, अन्यथा ये तीनों जो है ये डीसी मोटर के ही भाग है ना। तो देखिए इसका आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप क्लास कंप्लीट देख लोगे वैसे ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का, इसी वीडियो के लिंक, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लें। अन्यथा ये QR कोड लगा रखा है मैंने, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, एक और बढ़िया साफ सुथरी सा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइसोलेट द कंडक्टर फ्रॉम द पोल इन ए ट्रांसमिशन लाइन। निम्नलिखित में से किसी संचरण लाइन में चालक को पोलों से पृथक करने हेतु प्रयोग किया जाता है? किसका? है ना, इंसुलेटर का तो प्रयोग करते हैं, हाँ ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर इंसुलेटर, अच्छा इंसुलेटर का ही एक ही ऑप्शन है ना, डिस्क इंसुलेटर। कौन सा है? डिस्क इंसुलेटर। देखिए जो डिस्क इंसुलेटर होती है ना, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो लाइन आपको मैंने दिखा रखा है ये 4 लाख वोल्टेज वाली है, यानी कि 400 केवी वाली है। तो इस पे जो इंसुलेटर लगा हुआ है वो तो ग्लास का बना हुआ है, और हर एक इंसुलेटर को इस हिसाब से निर्माण इसका किया जाता है कि ये 11 किलोवोल्ट से लेकर के 15 किलोवोल्ट तक का इंसुलेशन प्रदान कर सके। कितना? 11 से 15 किलोवोल्ट का इंसुलेशन प्रदान कर सके। ये इसका क्या है? ये इसकी सामर्थ्य होती है ना, इतना ये वोल्टेज को झेल सकता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि 400 किलोवोल्ट की ये ट्रांसमिशन लाइन है तो कितने इंसुलेटर की आवश्यकता होगी? अगर हम मिनिमम मान के चले 11 केवी, तो देखना तो इसको डिवाइड कर दो सीधे, है ना। 11 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 11 तिया 33, ये लगभग 36 या 37 आएगी, मुझे लगता है। चलो 36 ही मान के चलते हैं। तो क्या 400 केवी के लाइन में 36 इंसुलेटर हैं? आपको देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना 10, और इसमें भी लगे हैं। तो देखो इसमें लगभग आपको डिस्क देखने को मिलेगा, डिस्क की संख्या देखने को मिलेगी 400 केवी की लाइन में वो मिलेगी 24 से 25 या 25 से 26 मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। और एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लेना अपने नोटबुक के अंदर कि 2 डिस्क के बीच की दूरी, है ना, 2 डिस्क के बीच की दूरी, 2 डिस्क के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, है ना। तो ये 14.5 mm से लेकर के ये 170 mm, कितना 170 mm या फिर 145, इसको मैं 145 लिख दूँ ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। 145, तो कुल मिलाकर के वही मान के चलो आपकी, अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 14.5 से लेकर के 17 सेंटीमीटर 2 डिस्क के बीच की दूरी, है ना। इससे आपको मिलेगा 2 फायदा। पहला फायदा ये होगा कि आप कोरोना डिस्चार्ज को कम कर सकोगे। कोरोना डिस्चार्ज को कम किया जा सकता है, कोरोना डिस्चार्ज को कम किया जा सकता है। और दूसरा कि पर्याप्त आप इंसुलेशन प्रदान कर पाओगे, है ना, पर्याप्त इंसुलेशन प्रदान कर पाओगे, नहीं तो करंट बाईपास यहाँ चली आएगी टावर में। तो आंसर आपका डिस्क इंसुलेटर है। क्या होगा? डिस्क इंसुलेटर। वी क्रॉस आर्म का काम होता है कि 2 चालक जो होते हैं, जो 2 तार हैं, दोनों तार के बीच में प्रॉपर एक गैप मेंटेन करके रखना, है ना, गैप जो है वो मेंटेन करके रखना, ये वी क्रॉस आर्म का ही काम है।
बाकी हार्डवेयर का काम होता है, नट बोल्ट का काम होता है एंगल को जोड़ना, है ना, तो ये सब इसके लिए किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिस्क कुचालक। ये सब आपने देख रखा होगा, है ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिला होगा। ये इस प्रकार के डिस्क होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ्टी टाइप ऑफ वायरिंग। सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सी है? आज के टाइम पे देखो, जो जितने भी बिल्डिंग तैयार होते हैं, जितने भी स्कूल तैयार होते हैं, या फिर मॉल हो गया, है ना, रेलवे स्टेशन हो गया, हर एक जगह पे आपको वायरिंग देखने को ज़रूर मिलता होगा। लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर जो वायरिंग है वो है हमारी कंसील्ड वायरिंग। कौन सी है? कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। इसमें ऐसी कौन सी खासियत है कि इसको सबसे बेहतर बनाता है, सबसे अलग बनाता है? सबसे पहली बात तो हम अगर फेज की बात करें तो ये सिंगल फेज में भी काम आता है। ये सिंगल फेज और ये 3 फेज, दोनों में, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों सिस्टम में ये काम आता है ना। और दूसरी बात कि जब बिल्डिंग तैयार होती है और बिल्डिंग का जो छत ढालने के लिए जब लेंटर डालते हैं, है ना, उसी के टाइम पर हम पाइप वगैरह जो है इसका डाल देते हैं। जीआई का पाइप होता है, उसको डाला जाता है ना। अगर एक बार छत ढल गई और आपने लेंटर के टाइम पे ही पाइप नहीं डाला, ये कंड्यूट पाइप नहीं डाला आपने जो जीआई का बना हुआ है, तो फिर आप कंसील्ड वायरिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन सबसे बड़ी जो नुकसान है ये पता है क्या होता है? मान के चलो कि आपके घर का लोड फ्यूचर में ज़्यादा हो गया। अभी आप मान लीजिए कि 500 वाट का लोड आप चला रहे हैं और फ्यूचर में आपकी शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, और फिर आपका फैमिली जो है वो बढ़ गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर फैमिली मेम्बर बढ़ गए तो चीज़ें ऑब्वियसली बात है बढ़ेंगी, है ना। आप इलेक्ट्रिकल मशीनों का यूज ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है, तो लोड बढ़ेगा। और जब लोड बढ़ेगा ना तो आप वायरिंग को नहीं बढ़ा सकते। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में लोड बढ़ने पर हम एक्स्ट्रा वायर डालने में हालत ख़राब हो जाएगी हमारी। इसकी सबसे बड़ी वीक पॉइंट ये है। बाकी तो ये 230 वोल्ट से लेकर के 415 वोल्ट तक में काम आता है और बहुत अच्छी वायरिंग मानी जाती है। बाकी लेड कवर्ड वायरिंग ये देखिए ज़्यादातर वहाँ किया जाता है। उसको शीतघर को क्या बोलते हैं? शीतघर को क्या बोलते हैं? बर्फ की फैक्ट्री, है ना। बर्फ की फैक्ट्री में लेड कवर्ड वायरिंग का प्रयोग की जाती है। बाकी क्लीट वायरिंग और ये सीटीएस वायरिंग, ये दोनों अस्थाई वायरिंग है। कौन सी वायरिंग है? अस्थाई वायरिंग के अंतर्गत आती है। और ये हमारी कंसील्ड वायरिंग जो है ये स्थायी वायरिंग के अंतर्गत आती है ना। एक बार हो गया तो इसको निकाला नहीं जाता बार बार, जब तक कि आप दीवार ना तोड़ेंगे। बिना दीवार तोड़े आप नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है ना। ये मुझे लगता है ना जेएमआरसी में पूछा गया सवाल है। काफ़ी दिन हो गया, देखो डीएमआरसी जेएमआरसी की वैकेंसी अभी आई नहीं है। और रेलवे में तो बस यही आ रही है, तो एएलपी टेक्नीशियन की आ रही है, डीआरडीओ ग्रुप डी की आ रही है लेवल 1 की। बाकी डीएमआरसी वगैरह की नौकरी खो गई, न जाने कहाँ चली गई, है ना। सारी चीज़ें देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल होती जा रही हैं और वैकेंसी आ नहीं रही हैं। वैसे भी डीएमआरसी जेएमआरसी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, है ना। देखिए बहुत अच्छा सवाल एक है कि डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा निर्धारित कौन सा नियम करता है, ठीक है ना। जब आप डीसी मोटर को पढ़ते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है ना, कि रूल आपको डिटरमाइन करना है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कंडक्टर का डीसी मोटर में। तो डीसी मोटर में जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर में, तो आर्मेचर में जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग किस दिशा में घूमेगी, है ना, वो कैसे आप डिटरमाइन करोगे? तो वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला ये रूल है। दायां हाथ का नियम, बायां हाथ का नियम कहाँ लगता है, जनरेटर में कौन सा लगता है, मोटर में। आज मैं आपका कंफ्यूजन चलो दूर करता हूँ, है ना। सबसे पहले लिखो आप जनरेटर, GENERATOR, जनरेटर, है ना। फिर लिखो आप मोटर, MOTOR, हो गया मोटर जनरेटर। अब इसमें देखना ये है राइट हैंड रूल
और ये है लेफ्ट हैंड रूल। देखो मैचिंग कराना है बस। राइट हैंड रूल में कितने आ रहा है, 1 और 2, और जनरेटर आपने लिखा तो कितना आ रहा है, 1 2, यानी कि ये मैच हो गया। कुल मिला करके राइट हैंड रूल जनरेटर में लागू होता है। और मोटर जब आप लिख रहे हो तो इंग्लिश में सिर्फ सिंगल आर आ रही है और राइट हैंड रूल में भी सिंगल आर ही आ रही है, इसका मतलब ये मैचिंग हो गया, तो ये यहाँ पर लागू होता है। सबसे आसान तरीका है याद करने का, है ना, आप ऐसे मैच करा लो। मैं तो ऐसे ही मैच करा करके मुझे ध्यान है। तो मोटर में हमेशा दायां हाथ का नियम, और ये दायां हाथ का नियम है, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हाथ की उंगलियों को ऐसा फैलाना है कि जो आपका अंगूठा है यही निर्धारित करेगा कि डीसी मोटर का जो वाइंडिंग है ना, उसके घूमने की डायरेक्शन क्या है। उसके घूमने का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे हमें पता चलेगा, अंगूठा से, है ना, मूवमेंट। और जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो कैसा पता करेंगे आप, जो हमारी पहली वाली उंगली है ना, 4 फिंगर, और ये मिडिल फिंगर से करंट का डायरेक्शन आप पता करेंगे। तो बस 3 ही 5 उंगली में से 3 उंगली का ही कमाल है, बस अंगूठा, मिडिल 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, है ना, इसको तर्जनी कहते हैं ना, और ये हो गई हमारी मध्यिका। तो मध्यिका से करंट, तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा से आपका हो गया चालक के घूमने की दिशा। तो केवल एक के बारे में पूछा है कि चालक के घूमने की दिशा को कौन निर्धारित करता है, तो ये नियम करता है और अंगूठा के द्वारा करता है। बस बात खत्म हो गया, ठीक है। कोई भी मोटर हो, चाहे एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो, उस पर 2 नियम लागू होता है ना, फैराडे का नियम और फिर लेंज का नियम। एम्पियर का नियम कहाँ पर लागू होता है, ये ट्रांसमिशन लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। कहाँ पर, ये संचरण लाइनों में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन है, मान के चलो 765 किलोवोल्ट की। अब हमें उस टावर लाइन पर हमें थोड़ी पता चल रहा है कि करंट किधर जा रही है किधर नहीं, लेकिन एम्पियर के रूल के द्वारा आप पता कर सकते हैं इसके डायरेक्शन को। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए वीडियो को शेयर भी करना, है ना, और शेयर इस हिसाब से करना कि देखो यार, हर एक स्टूडेंट का, हर विद्यार्थी का अपना खुद का एक कर्तव्य होता है ना, ईमानदारी वाला कर्तव्य। तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली नहीं कि अगर मैं, है ना, अगर हर किसी को बेहतर से बेहतर की तलाश है, हर फील्ड में हर किसी को हर कुछ बेहतर से बेहतर चाहिए। अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही है ना, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि इस बेहतर चीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बांटना, है ना, जिसको कहते हैं शेयर करना। तो शेयर करना चाहिए, जैसे आप अपने दुख को शेयर करते हैं, अपने सुख शेयर करते हैं, अपने हर चीज़ों को शेयर करते हैं, है ना, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। तो ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो इसको भी आपको शेयर करना चाहिए, तो शेयर करना, है ना। और मुझे पता चलता है कि आप शेयर किए हैं या नहीं, है ना, हर एक चीज़ मुझे पता चलेगा। चलो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है कि बाइनरी कोड है ना, बाइनरी कोड 11011, इसका डेसिमल क्या होगा। देखना, सबसे पहले देखना बाइनरी कोड का आधार क्या होता है ना। बाइनरी कोड का आधार क्या होता है, तो इसका आधार होता है 2। इसका आधार क्या होता है, आधार होगा 2, है ना। और डेसिमल का इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा 10। क्या होगा, 10। चलो अब शुरू करते हैं। देखिए वैसे तो चलो मैं सबको करके बता देता हूं, लेकिन मुझे पता है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन मैं शुरू करता हूं ना 14 का। देखना आप 14 डेसिमल संख्या है और इसको हम लोग करते हैं बाइनरी में। बाइनरी का बेस है कितना, 2, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 दूना 14, बचेगा क्या, 0। 2 तिया 6, बचेगा 1। 2 दूना तो जाएगा नहीं, 2 1 कम 2, बचेगा 1। कितना हो गया, 1 1। नीचे से लिखते हैं, इसको ध्यान रखना, है ना, नीचे से लिखा जाता है उल्टा। तो इसका कितना आ गया, बाइनरी 1110,
ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर। दूसरा क्या है 27, 27। चलो इसका करके दिखाता हूँ आपको मैं। 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 13 दूना 26, 1 27 बचा 1, 2 6 दूना 12, 1 13 बचा 1, 2 तियाँ 6 0। फिर क्या 2 एक कम 2 बचा 1, 11011 कितना आया 11011, शायद यही है ना 11011, ये रही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 23 का करके दिखाता हूँ मैं तीसरे नंबर का। तीसरा कितना है 23, कितना 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, 11 दूना 22 बच गया 1 23, फिर 2 पंचे 10 बचा 1, 2 दूना 4 बचा 1, 2 एक कम 2 बचा 0, कुछ नहीं है ना। इसका क्या 10111, ठीक है ना। 23 का होगा 10111। और चौथा नंबर है 11। 11 का देखते हैं क्या आता है। 2 पंचे 10 और आया 1, 2 दूना 4 आया 1, 2 एक कम 2 बचा 0। इसका कितना होगा आंसर 1011। अच्छा ये 1011 क्या है, देखो 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ होता है। हम किस सिस्टम को समझते हैं, हम डेसिमल सिस्टम को, डेसिमल नंबर को समझते हैं। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हम इस नंबर को समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझता। आप दबाएंगे, आप मोबाइल का जो मोबाइल में जो नंबर है, जब किसी का नंबर आप डायल करते हैं तो मान के चलो आप लिखते हैं 2 और 7, तो कंप्यूटर उसको क्या समझता है 11011, क्या समझता है 11011। यानी कि 1 का मतलब क्या है ऑन। ऑन का मतलब जब सर्किट ऑन होता है तो उसमें से करंट पास होता है। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस लगे हुए हैं है ना, तो वो डिवाइस में करंट फ्लो होगा और वो एक्टिव होंगे और वो काम करेंगे जब सिग्नल 1 पहुंचेगा उनके पास। जब सिग्नल 0 पहुंचेगा तब वो काम नहीं करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन हम ये सब नहीं समझते। हम समझते हैं सीधा भैया नंबर 1 2 3 4, 1 से लेकर 9 तक और 0। और कंप्यूटर 1 2 3 को नहीं समझता, कंप्यूटर 1 और 0 को समझता है, सिर्फ 0 और 1 को समझेगा, ठीक है ना। तो ये एक, जब आप डिप्लोमा लेवल पर जाएंगे, बीटेक लेवल पर, तो इसको बड़ा डिटेल से पढ़ने को वहाँ पर मिलता है। लेकिन हमारे IIT में हो गया बस, ज़्यादा नहीं है ना, यहीं तक हम रखते हैं। अगला है कि पीक गुणांक को और क्या भी कहा जाता है। पीक गुणांक को एम्पलीट्यूड कहा जाता है ना, एम्पलीट्यूड फैक्टर कहते हैं। और ये देख लो ना, मैं एक यहाँ पर साइन वेव का वो ग्राफ भी लगा रखा हूँ। साइन वेव जो है इसको हम शिखर मान भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शिखर मान, है ना। और शिखर मान देखना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। पॉजिटिव का शिखर मान 90 डिग्री पर आपको मिलेगा, 90 डिग्री पर, और निगेटिव में 270 डिग्री पर मिलेगा शिखर मान। तो एक माइनस का, ये माइनस का एम्पलीट्यूड और एक प्लस का एम्पलीट्यूड 90 डिग्री पर, है ना। बाकी इसके आगे और इसके पीछे मान आपको घटता बढ़ता हुआ ही मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, मशीन शुरू होने से पूर्व अति आवश्यक संवाहक कार्य क्या है। मशीन शुरू होने से पहले अति आवश्यक संवाहक कार्य क्या है। देखिए, जब आप किसी भी मशीन को चालू करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखना है, उसके अलाइनमेंट को देखना है ना। अलाइनमेंट का मतलब क्या है, अलाइनमेंट का मतलब यह है कि आपके पास एक मोटर है, उस मोटर का जो शाफ्ट है वो बैरिंग के साथ प्रॉपर एक सीध में है या फिर नहीं है ना। कहते हैं ना कि मान के चलो कि आपकी सॉफ्ट, अगर आपकी मोटर की सॉफ्ट अगर सीधे नहीं है ना, मान के चलो हल्का ये बेंड है, ऐसे तिरछा है, तो ये क्या करेगा, जब ये घूमेगा तो बॉडी के साथ टच होगा, और बॉडी के साथ टच होगा तो घर्षण होगा, बॉडी घिस जाएगी। हो सकता है शाफ्ट उतना जल्दी घिसेगा नहीं, स्टेनलेस स्टील की होती है, लेकिन बॉडी घिस सकती है ना, कास्ट आयरन का होता है, घिस सकती है, घर्षण होगा, मोटर ओवरहीट हो जाएगा, चिंगारी होगी, है ना।
और वाइंडिंग का इंसुलेशन छिलेगा, मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, मोटर खराब भी हो सकती है कुल मिलाकर के। तो अलाइनमेंट को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें, मशीन का उपयुक्त अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब आप मोटर खरीदते हैं तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मालूम है क्यों? कि जो कंपनी मोटर बनाती है, जैसे कि हमारे एमपी का जो बीएचएल है, भोपाल में जो प्लांट है, वो ट्रांसफार्मर, मोटर, बड़े बड़े जनरेटर बनाती है, तो वो अलाइनमेंट पहले ही करके देती है आपको, ताकि बस आप उसको जाओ खरीदो और उस पर सप्लाई दो और चलना चालू हो जाए, वो काम उससे आप आउटपुट लेना शुरू कर दो। तो अलाइनमेंट कंपनी खुद मिला करके देती है, समझ रहे ना। और बहुत सारे प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है ये लेजर सेंसर वाला अलाइनमेंट, और इसमें लेजर सेंसर का यूज करके अलाइनमेंट को, शाफ्ट का अलाइनमेंट जो है वो बनाया जाता है। तो मशीन का जो उपयुक्त अलाइनमेंट है, यही मशीन शुरू होने से पूर्व बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खराब हो सकता है आपका मोटर, है ना। अलाइनमेंट को संरेखण भी कहते हैं, ध्यान देना, अलाइनमेंट को और क्या कहते हैं? संरेखण, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, नहीं संरेखण लिख करके एग्जाम में अगर आ गया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि सर क्या है संरेखण। यदि हाइग्रोमीटर 1.2, चलो अलाइनमेंट पता है क्या है, मैं आपको अलाइनमेंट बता रहा हूँ। मैं दिल्ली में था 2021 में, तो उस समय क्या था कि जो मास्क बनाने वाली एक कंपनी थी, है ना, और N95 जो मास्क आता है ना, डॉक्टर लगाते हैं N95 मास्क, तो उस समय कोविड का दौर चल रहा था, तो उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था और कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लोड था, बहुत ज़्यादा N95 का मास्क उसको बनाना था। तो एक मशीन थी, उस मशीन का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, और बड़ा सिस्टमेटिक चाइनीज़ मशीन थी, और वो हीट करके वेल्ड करती थी चीज़ों को। तो अगर उसका अलाइनमेंट खराब हो गया ना, तो मास्क में जो डोरी लगी होती है ना, लेस, जिसको हम यहाँ पर लगाते हैं और लेस पीछे ले जा करके लगाते हैं, तो वो जो डोरी होती है, उस डोरी को पंच करके उस पर वेल्डिंग करना पड़ता था, उसको हीट करके पिघला करके उसको जोड़ना होता था, है ना। तो अगर अलाइनमेंट उस मशीन का थोड़ा बहुत भी पॉइंट mm में भी अलाइनमेंट अगर इधर उधर हुआ ना, तो वो ठीक से ज्वाइंट नहीं होता था, है ना। जैसे कि मान के चलो कि ये हमारी 4 कोने की मास्क है और यहाँ पर हमें ये डोरी लगाना है, ठीक है ना। एक मशीन है जो यहाँ पर पंच करेगा और यहाँ पर, ताकि ये चिपक जाए इसमें। अगर मान लो यहाँ पर पंच ना हो करके अगर यहाँ पर पंच होगी और डोरी यहाँ है, तो क्या बताओ, क्या हमारी सही मास्क तैयार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पर .mm में अगर अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया ना, तो उसको मिलाना पड़ता था। तो अलाइनमेंट मैंने वहाँ देखा कि अलाइनमेंट की क्या ही वैल्यू होती है, ठीक है ना। अभी आप देखो ना, आप किसी भी कंपनी में जाओगे जब ज्वाइन होके ना इलेक्ट्रीशियन के तौर पर, तब देखना कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो कि यदि हाइग्रोमीटर 1.26 मापता है, तो लेड एसिड सेल की दशा क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये जानो कि हाइग्रोमीटर क्या चीज़ है। हाइग्रोमीटर ये है कि बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व मापता है, विशिष्ट गुरुत्व मापता है। बट क्यों, है ना, क्यों? देखिए, जब हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है उस समय तो नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होने लगती है ना, तो उसमें दिक्कत ये होता है कि डिस्चार्ज के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो पतला होने लगता है। क्या होने लगता है? पतला। तो उस इलेक्ट्रोलाइट का हमें विशिष्ट गुरुत्व मापना जरूरी होता है ना। अगर विशिष्ट गुरुत्व नहीं मापेंगे तो बैटरी का जो चार्जिंग लेवल है वो हमें पता नहीं चल पाएगा कि बैटरी कितना चार्ज है। और हम मान के चलो हम माप नहीं रहे हैं बैटरी का, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व, और बैटरी हमारी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगी, जिसको हम बोलेंगे डेड कंडीशन। अगर बैटरी हमारी डेड कंडीशन हो गया, जैसे किसी इंसान का एक्सीडेंट जब होता है तो उसको डॉक्टर हमेशा ये कहता है कि देखो सोने ना पाइए। अगर सो गया ना तो एक तो भयानक एक्सीडेंट है, और अगर सो गया तो ये कोमा में भी जा सकता है। वैसे बैटरी अगर हमारा डेड हो गया ना, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया, तो वो भी कोमा में चली जाएगी, है ना। उसको चार्ज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें हाइग्रोमीटर मापना, हाइग्रोमीटर एक मीटर है, उससे विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है ना। तो ये अगर इलेक्ट्रोलाइट 1.26
अगर ये रीडिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज है, फुल्ली चार्ज बैटरी हमारी कैसा है, फुल चार्ज। देखो मैं आपको एक डेटा लिखा रहा हूँ, लिखिए। अगर हमारी बैटरी 100% चार्ज है, 100% अगर बैटरी चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बताएगा 1.2, इसमें 6 दे रखा है, 2.6 से लेकर के, चलो 2.6 ही मैं लिख देता हूँ, से लेकर के 1.260 से लेकर के 1.300 तक, ये इसका विशिष्ट गुरुत्व होगा। अगर बैटरी मान के चलो हमारा 0.75% चार्ज है तो उस कंडीशन में ये 1.230 से लेकर के 1.260 ये डिस्प्ले में ये रीडिंग आएगा हाइग्रोमीटर के, है ना। अगर 0.75 से 0.78% अगर बैटरी चार्ज है तब, और अगर बैटरी हमारी चार्ज है मान के चलो 0.50%, मतलब कि 50% अगर बैटरी आधा हमारी चार्ज है तो उस कंडीशन में आपका 1.200 से लेकर के 1.230 ये रीडिंग आएगी। और अगर बैटरी 0.25 यानी कि हाफ से भी क्वार्टर साइज जिसको कहा जाता है ना, 0.25% अगर चार्ज है तो ये 1.170 से लेकर के और ये 1.200 ये रीडिंग दिखाएगा। अगर पूर्ण डिस्चार्ज है, पूरा डिस्चार्ज है, क्या है, पूरा अगर डिस्चार्ज है तो ये 1.110 से लेकर के 1.1140 नहीं 140 ये हमारी रीडिंग आएगी। देखना पूर्ण चार्ज में ये 0.75 से 0.78% पर ये, 0.50% पर ये, 0.25% पर ये, और पूर्ण डिस्चार्ज पर ये। बैटरी को कभी भी पूरा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कभी भी पूरा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी लेड एसिड बैटरी की, किसी भी बैटरी की, ठीक है ना, ये इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। ट्रायक क्या है, व्हाट इज ए ट्रायक, व्हाट इज ए ट्रायक, ट्रायक क्या है। देखियो जो ट्रायक है ना, जो ट्रायक है, अच्छा जंक्शन के बारे में पूछा है ना, तो ट्रायक देखना PN तो कितने जंक्शन हो गए यहाँ पर आप देखिए, जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3, है ना। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए लेयर, परत कितना है 4, और फिर देखिए जंक्शन जिसको कहा जाता है संधि, तो संधि कितने बन रहे हैं 3, है ना, संधि की संख्या है 3, J1 J2 J3। और इसका जो वो होता है ना, आप देखना यहाँ से ये इसका कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो ऐसा आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा, ना, ये कनेक्शन है। यहाँ पर होगा मेन टर्मिनल 1, यहाँ पर है मेन टर्मिनल 2, ठीक है ना, और ये है ट्रिगरिंग के लिए गेट वाला टर्मिनल, इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गेट, ये क्या है गेट, ठीक है ना। तो और यहाँ पर इसका मैं नाम भी दे दूँ, तो नाम ये देखिए, ये है आपका SCR1 और ये है SCR2, तो ये विपरीत दिशा में जुड़े 2 SCR के समान होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये विपरीत दिशा में जुड़े 2 SCR के समान, 2 SCR के समान हमारा जो ट्रायक है वो होता है ना, ठीक है। तो सवाल हमारा क्या है कि ट्रायक क्या है। ट्रायक एक 3 जंक्शन डिवाइस है ना, 3 जंक्शन डिवाइस है। ट्रायक हमारी क्या है, ये एक 3 जंक्शन डिवाइस है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
तीन जंक्शन डिवाइस है। आप देख लीजिए यहाँ पर J1 J2 J3 तीन जंक्शन है, और जिसको जैसा काम कराना होगा इसको कि J1 J2 को फॉरवर्ड में रखो और J3 को रिवर्स में, उसके हिसाब से ये अपना फंक्शन करेगा। और इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। सर्किट डायग्राम आप देख लो और लेयर कितने होते हैं वो देख लो। बाकी जो हमारी ट्रायक है, देखिए ट्रायक का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रायक का जो प्रयोग है वो की जाती है सबसे पहले जो हमारी SCR है, SCR को ट्रिगर करने के लिए, है ना, SCR को ट्रिगरिंग करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ट्रायक किसको ट्रिगर कर रहा है, SCR को, लेकिन ट्रायक को कौन ट्रिगर करता है, तो ट्रायक को ट्रिगर करता है हमारा डायक। कौन करता है, डायक। और ट्रायक जो है ये केवल AC पावर सिस्टम में ही काम आता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि AC पावर सिस्टम में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। और अगर आप गहराई से जानना चाहें तो जो रंगीन टीवी होती है, रंगीन टीवी, तो टीवी में भी इसका प्रयोग जो है वो करी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर प्रयोग के नाम पर देखें तो SCR को ट्रिगर करता है, AC पावर सिस्टम में ये काम करता है, केवल AC में, DC में ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये बाईपोलर डिवाइस है। कैसा डिवाइस है ये, बाईपोलर, ये एक बाईपोलर डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, बाईपोलर डिवाइस ये है, ठीक है ना। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। देखिए AC जनरेटर में भार हटाने पर बिना भार पर उसका टर्मिनल वोल्टेज 480 वोल्ट, बिना भार पर उसका टर्मिनल वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट बढ़ जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर की गणना कीजिए। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज रेगुलेशन आपको ज्ञात करना है। नो लोड की कंडीशन पर वोल्टेज 660 वोल्ट और लोड की कंडीशन पर 480 वोल्ट, है ना। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला नो लोड माइनस फुल लोड, है ना। तो नो लोड है 660 वोल्ट, फुल लोड है 480 वोल्ट, और ये हमेशा फुल लोड पे ही ज्ञात की जाती है। तो 480 वोल्ट नीचे आ जाएगी और गुणे 100। वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसको आप माइनस करो, कितना आएगा, 20, 560, 180, कितना 180। ये 100 को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, और ये 480 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 4 तियाँ 12, 8 त्रिक 24, 1 40, है ना। कितने बार में जा रही है, 3 बार में। फिर कितने बार में जाएगी, 4 सत्ते 28, 7 बार में। कितने बार में, 4 सत्ते 28, 7 बार में। कोई मैच कर, ये देखिए ऑप्शन मैच कर गया। ऑप्शन नंबर बी 337.5%, 37.5% है ना। इसको पूरा ही कर देता हूँ, 37.5%। और अगर इसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 0.375%। अब परसेंट कहाँ, परसेंट तो हट गया, इतना 0.375। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमारा एक जनरेटर है, AC जनरेटर, जिस पर हमने लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो उस समय हमेशा वोल्टेज जो टर्मिनल पर हमें प्राप्त होगा वो अधिक होगा, है ना। तो अधिक कितना होगा, 660 वोल्ट। तो क्या ओवरऑल 660 वोल्ट है, नहीं है। जनरेटर ने हो सकता है कि 700 वोल्टेज जनरेट किया होगा, लेकिन 40 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं, जनरेटर के अंदर कॉइल लगी है, कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, कॉइल का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और फिर इस अंदर उत्पन्न हुए वोल्टेज को हम एक सिस्टम से, या फिर हमने एक स्लिप रिंग के जरिए हम उसको बाहर लिए टर्मिनल पर, तो उस स्लिप रिंग का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 40 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, हमें टर्मिनल पर मिला 660 वोल्ट, ठीक है। अब जब इस पर हम लोड कनेक्ट कर दिए तो लोड का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो लोड कनेक्ट करने से ये वोल्टेज और ज़्यादा घट गया, ठीक है ना, और ज़्यादा घट गया। तो इस प्रकार से वोल्टेज घटता है। और कहा जाता है कि जो बड़े लेवल के जनरेटर होते हैं, बड़े लेवल के जो जनरेटर होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो 10% होता है, ठीक है ना। जो बड़े स्तर के जनरेटर होते हैं, बड़े स्तर के जो जनित्र होते हैं, उसमें लगभग 10% वोल्टेज रेगुलेशन होता है। लेकिन जो छोटे लेवल के होते हैं,
जो छोटे स्तर के होते हैं उनमें 0.25 से लेकर के 0.5% है ना। तो 0.5% से तो कम ही है, आप देख लो 0.375%, लगभग 4%, लगभग 0.25% है ना। तो ये 0.5% तक होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये ठीक है ना। लेकिन अगर आप पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, अगर आप बात करें पावर ट्रांसफार्मर की, तो पावर ट्रांसफार्मर में ±3% से ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर इतना मान के चलो, इतना वैलिड है, इतना मान्य है 3% पावर ट्रांसफार्मर में, अगर 3% से ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा है, इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर खराब है, ट्रांसफार्मर को हमें चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जो इसकी डायरेक्ट इसके दक्षता पर प्रभाव डालता है। तो वोल्टेज का रेगुलेशन हमेशा फुल लोड पर ज्ञात किया जाता है और ये कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। नुकीले सिरों वाली चिमटी विशेष तौर पर इन्हें संभालने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सेकेंड यूनिट का सवाल है, कितना प्यारा सा सवाल है ना। सेकेंड यूनिट का सवाल है औजार वाला, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटे विद्युत उपकरण, स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना। इनको पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, वहाँ पर काम आता है। प्रयोग करने से पहले थोड़ी देर के लिए बैटरी को आवेशन करना क्या कहलाता है? 962 नंबर का सवाल है। इसको हम कहते हैं आरंभिक चार्ज। आरंभिक चार्ज यानी कि जब आप बैटरी को यूज करने लगो ना, तो यूज करने से पहले थोड़ा सा आपको चार्ज करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल चार्ज, ठीक है। बाकी रिफ्रेश चार्ज, रिफ्रेश तो वो होता है ना ट्रिकल चार्ज जिसको कहा जाता है, सॉरी बूस्ट चार्ज। ताजगी पूर्ण चार्ज का मतलब क्या होता है? बूस्ट चार्ज, बूस्ट चार्जिंग। बूस्ट चार्जिंग वो होता है ना कि प्लस और माइनस को एक तार लेकर के और प्लस माइनस को दोनों को एक साथ शॉर्ट कर दिया जाता है, तो वो होता है हमारा रिफ्रेश करते हैं उस प्रकार से। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिरोध क्षमता बताइए। पावर सिस्टम का सवाल है कि ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिरोध क्षमता कैसा होता है? लंबाई घटने के साथ बढ़ती है या लंबाई घटने के साथ घटती है? देखिए हमें तो एक ही कंसेप्ट पता है कि जो R है ये L के बिल्कुल समानुपाती है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब कि लंबाई अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घट रही है तो रेजिस्टेंस घटेगी, यही हमें पता है कॉन्सेप्ट। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि लंबाई घटने के साथ इसकी रेजिस्टेंस भी घट जाती है। क्योंकि अगर पूरा देखा जाए फॉर्मूला तो R बराबर रो इंटू L/A ये फॉर्मूला होता है ना। लंबाई अगर बढ़ रही है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो कम होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी तो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रिकल स्विच कौन सा है? वैसे तो सारे ही दिख रहे हैं, और ये आपका सवाल है JMRC का, JMRC का सवाल है ये। और ये उन्होंने आंसर न जाने किस हिसाब से माना था SPST, क्योंकि सारे ही तो हैं जो यूज़ किए जाते हैं आमतौर पर। ओहो, अब समझ में आया। आमतौर का मतलब ये हुआ कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो। आमतौर का मतलब ये हुआ कि जनरल तौर पर हर जगह पर आप घरों में कोई सा भी वायरिंग करते हैं, बोर्ड में वायरिंग करते हैं, तो एक ऐसा स्विच लगाते हैं ना 10 रुपये वाली जो स्विच आती है ना। एक लैंप को एक जगह से कंट्रोल करने के लिए जो सिंगल पोल और सिंगल थ्रो वाली जो स्विच होती है वही होती है, इसलिए आमतौर पर इसी का प्रयोग किया जाता है। DPDT का हर जगह प्रयोग नहीं की जाती। जीने की वायरिंग, सीढ़ियों की वायरिंग जो होती है, जो गोडाउन वायरिंग होती है वहाँ पर करते हैं, और हर घरों में तो गोडाउन वायरिंग होती नहीं है, इसलिए आमतौर पर इसका यूज नहीं किया जाता है। SPST सही आंसर, सही दिया है उन्होंने आंसर। निम्नलिखित में से सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सा है? कोई भी चीज़ अगर टेम्पररी है तो वो सुरक्षित नहीं हो सकता। क्लीट वायरिंग भी टेम्पररी वायरिंग है, CTS भी टेम्पररी वायरिंग है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग जो है यही हमारी सबसे सुरक्षित वायरिंग है ना। ये किस किस से सुरक्षा है? ये है नमी से सुरक्षा, ठीक है ना, नमी से सुरक्षित है, ये नमी से सुरक्षित है। और दूसरा
ये आग से भी सुरक्षित है, नमी से सुरक्षित है, आग से सुरक्षित है और यांत्रिक आघात से सुरक्षित है। और किससे सुरक्षित है? यांत्रिक आघात से भी ये सुरक्षित है। तो ये हर चीज़ से सेफ्टी है, इसलिए सबसे अच्छी वायरिंग है। ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की हानियों को नियत यानी कि स्थिर माना जाता है? बताइए। बहुत इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि ये किस एग्ज़ाम का सवाल है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। देखना यार, कोई सवाल ऐसा होता है ना जो बड़ा ट्रेंडिंग होता है, वो डिपार्टमेंट नहीं देखता कि इसरो में, डीआरडीओ में ये सवाल पूछा गया है तो इसको मैं एमपीटीओ में ना पूछूं, वो हर डिपार्टमेंट में पूछेगा, है ना। वैसे ये सवाल है। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा हानि, जिसको कहते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस देखिए, जब भी ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट होता है तो लोड किस में कनेक्ट होगा? वाइंडिंग में कनेक्ट होता है। वाइंडिंग क्या है? कॉपर का है ना। तो कौन सा लॉस होगा? कॉपर लॉस होगा। यानी कि कॉपर लॉस कब होगा? जब लोड कम ज़्यादा होगा, है ना, उसके हिसाब से कम ज़्यादा कॉपर लॉस होगी। अब आयरन लॉस जो है उसको लोड से कोई मतलब नहीं है, लोड से कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए इसको स्थिर माना जाता है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है तो ट्रांसफार्मर की जो लिम्ब है, जो इसका कोर है, उसको एक ऐसा मैग्नेटाइजिंग मटेरियल से बनाई जाती है जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों को कम कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब लोड चाहे आप बढ़ाओ, लोड चाहे आप घटाओ, आयरन लॉस को इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए फिक्स होता है। लेकिन हाँ, ये फ्रीक्वेंसी पर जरूर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आयरन लॉस, इसीलिए कहा जाता है आयरन लॉस को हम नगण्य मानते हैं, आयरन लॉस को हम नगण्य मानते हैं। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि आयरन लॉस के बराबर अगर कॉपर लॉस हो जाए तो ट्रांसफर हमारी मैक्सिमम दक्षता पर काम करता है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें हम कि कॉपर लॉस के बराबर आयरन लॉस, है ना, तो ये मामला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर लॉस कभी भी नगण्य नहीं होता है। और अगर कॉपर लॉस के बराबर हम आयरन लॉस को करेंगे तो इसका मतलब आयरन लॉस भी हमारी नगण्य नहीं होगी, फिर आयरन लोहा हानि भी होगी। ठीक है ना। तो इसलिए लोहा हानि को आयरन हानि के बराबर किया जाता है। घर्षण हानि होता नहीं है, क्योंकि घूमने वाला कोई पार्ट नहीं है, विंडेज लॉस नहीं होगा, कॉपर लॉस नियत नहीं होती है। वी कर्व किस मोटर से संबंधित है? द वी कर्व इज एसोसिएट विद विच टाइप ऑफ मोटर? कौन कौन से मोटर? इंडक्शन है, हिस्टैरिसीस है, सिंक्रोनस है और डीसी श्रेणी मोटर है। देखिए ध्यान से सुनिए, इसका मैं ग्राफ आपको बना करके दिखाता हूँ। इसमें जो ग्राफ बनता है ना, वो किसके किसके बीच बनता है वो आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। ये देखिए, ये ग्राफ बनता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। आंसर देखना होगा आपका हिस्टैरिसीस मोटर, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट समझने का प्रयास करना। फील्ड करंट मीन्स क्या? फील्ड करंट जो सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर फील्ड वाइंडिंग है, रोटर फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग में कौन सा सप्लाई हमने दे रखा है? डीसी सप्लाई दे रखा है। तो करंट कौन सा चलेगा? डीसी करंट चलेगी। एक बात तो क्लियर हो गया, डीसी करंट चलेगी। तो फील्ड करंट कौन सा है? एसी करंट है कि डीसी करंट है? डीसी करंट है। और डीसी करंट हम क्यों देते हैं? ताकि हम एक्साइटेशन कर सके। क्या कर सके? एक्साइटेशन मतलब उत्तेजना। ठीक है ना। अब अगर इस एक्साइटेशन को हम कम ज़्यादा करेंगे, इस एक्साइटेशन को अगर हम कम ज़्यादा करते हैं तो बैक ईएमएफ का मान कम ज़्यादा होता है। और बैक ईएमएफ का मान कम ज़्यादा होगा तो बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज के बीच का जो अंतर है ये भी कम ज़्यादा होगा, है ना। और जब एक्साइटेशन को हमने कम किया तो रिजल्ट क्या मिला? इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कम ज़्यादा होगा। और ये अगर कम ज़्यादा हुआ तो फील्ड करंट पर प्रभाव पड़ेगा, फील्ड करंट भी कम ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो शुरू में हमने क्या कर दिया? शुरू में हमने ये किया कि फील्ड करंट का मान बहुत कम रखा। फील्ड करंट का मान आप देखो यहाँ पर बहुत कम रखा। फील्ड करंट का मान कम है, उस स्थिति में आर्मेचर करंट का मान मैक्सिमम है। कैसा है? मैक्सिमम। अब मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। देखो ये है 1 नंबर और ये है 2 और ये है 3 नंबर, है ना। तो जब हमारी 1 से 2 के बीच में
एक्साइटेशन है तो हम उस एक्साइटेशन को क्या कहेंगे, अंडर एक्साइटेशन। क्या कहेंगे, अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर कैसे हम पता करेंगे कि कौन से पावर फैक्टर पर हमारी सिंक्रोनस मोटर चलेगी, तो वो होगा लैगिंग। कैसा होगा, लैगिंग नेचर का पावर फैक्टर होगा और आर्मेचर करंट मैक्सिमम होगी। बट अगर हमारी आर्मेचर करंट, हम अब फील्ड करंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, फील्ड करंट को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया तो आर्मेचर करंट देखो डाउन हो रहा है ना, डाउन हो रहा है डाउन होते होते स्टेप 2 पर आया तो देखो आर्मेचर करंट बहुत कम हो गया। अब जब फील्ड करंट को हमने बढ़ाया तो आर्मेचर करंट बहुत कम हो गया। आर्मेचर का करंट अगर कम हुआ है तो आर्मेचर का कॉपर लॉस भी कम होगा, और कॉपर लॉस अगर कम हुआ है ना तो मोटर हमारी हाई एफिशिएंसी पर काम करेगी। और इस समय इसका जो एक्साइटेशन होगा वो होगा लेवल एक्साइटेशन। कौन सा, लेवल एक्साइटेशन। और पावर फैक्टर कौन सी होगी, इकाई। इसीलिए कहा जाता है इकाई पावर फैक्टर पर मोटर को चलाओ, पावर लॉस बहुत कम होगी, मोटर उच्च दक्षता पर कार्य करेगी। तो मोटर उच्च दक्षता पर कब काम करेगी, जब आर्मेचर करंट का मान बहुत कम होगा और एक्साइटेशन कैसा होगा, लेवल। फिर स्टेप नंबर 2 से 3 के बीच में जब हमारी आर्मेचर करंट होगी तो आर्मेचर करंट फिर से बढ़ेगी और इस समय हमारा एक्साइटेशन होगा ओवर। कैसा होगा, ओवर एक्साइटेशन। और ओवर एक्साइटेशन की दशा में पावर फैक्टर होती है लीडिंग। कैसा होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होती है। ठीक है ना, तो ये आपको 3 एक्साइटेशन और 3 पावर फैक्टर देखो, अंडर एक्साइटेशन पर लैगिंग, आर्मेचर करंट मैक्सिमम, लेवल एक्साइटेशन पर आर्मेचर करंट बहुत कम निम्न और इकाई पावर फैक्टर, ओवर एक्साइटेशन पर लीडिंग पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट अधिक। तो अंडर और ओवर दोनों केस में आर्मेचर करंट का मान अधिक होता है और पावर फैक्टर ये होते हैं। ठीक है ना, ये देख लिया फील्ड करंट का कमाल है ये, बस और कुछ नहीं है। यहीं से डिसाइड हो जाता है कि ये हमारा सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर चल रही है। ठीक है ना, यहीं से डिसाइड होती है। ओके, तो आंसर क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर इज राइट आंसर। वी कर्व किस मोटर से संबंधित है, सिंक्रोनस मोटर से संबंधित है। और आप देख सकते हैं यहाँ किसके किसके बीच बनता है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच ये तैयार होता है ना। चलिए आगे, यदि किसी बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाए तो इसके आंतरिक प्रतिरोध में कैसा बदलाव आएगा। अगर किसी बैटरी को आप लंबे समय तक डिस्चार्ज रखेंगे, निष्क्रिय रखेंगे मतलब, तो क्या होगा कि जो लेड सल्फेट के कण होंगे, है ना, क्या होगा, जो लेड सल्फेट के छोटे छोटे कण होंगे, है ना, जो छोटे छोटे कण होंगे, ये कण कैसा हो जाएंगे, ये कण जो हमारा प्लेट है, प्लेट मतलब इलेक्ट्रोड, प्लेट पर चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और अगर फिर भी आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो चिपक करके एक लेयर बना लेंगे पूरा इलेक्ट्रोड पर, और लेयर बन जाएगा जब ना, तो जब आप इसको चार्ज करेंगे तो वो जो कण है वो इलेक्ट्रोलाइट में घुलेंगे नहीं, और जब इलेक्ट्रोलाइट में घुलेंगे नहीं तो रासायनिक क्रिया नहीं होगा, और रासायनिक क्रिया नहीं होगा तो बैटरी काम नहीं करेगी। ठीक है ना, वोल्टेज स्टोर नहीं करेगा। तो कुल मिला करके हमको इसको लंबे टाइम तक निष्क्रिय करके नहीं रखना है। ठीक है ना, अगर निष्क्रिय करके आप रखते हैं तो एक दोष उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है सल्फेशन। जिसका नाम क्या है, सल्फेशन दोष। ठीक है ना, और फिर इस दोष को खत्म करने के लिए हम बैटरी को कैसा चार्ज करते हैं, ट्रिकल चार्ज। बैटरी को कैसा चार्ज किया जाता है, बैटरी को ट्रिकल चार्ज किया जाता है ना, बैटरी को ट्रिकल चार्ज की जाती है। आंसर क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मान के चलो कि ऐसा काम ही है कि अब बैटरी का कोई काम नहीं है, हमें बैटरी को लंबे टाइम तक डिस्चार्ज नहीं, निष्क्रिय रखना है ना, इनएक्टिव रखना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। और ऑप्शन ये है कि बैटरी को बढ़िया साफ सफाई से साफ सुथरा करके और पहले फुल चार्ज करो,
पूरा चार्ज हो जाए तो फिर बैटरी को रख दो, और बीच बीच में हफ्ते दिन में आप उसको ट्रिकल सिस्टम से चार्ज करते रहो थोड़ा थोड़ा, है ना। एकाएक डिस्चार्ज आप एकाएक लंबे टाइम तक आप बिना चार्ज किए रख दोगे तो फिर सल्फेशन से कोई नहीं बचा सकता बैटरी को, और बैटरी के सीधे लाइफ टाइम पर फर्क पड़ेगा। जब प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलती है तो स्लिप कैसा होता है? बहुत एक यूनिक सवाल है, यहाँ से आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो तो कर लो, है ना। देखो, एक इंडक्शन मोटर है, आपको पता है इंडक्शन मोटर का जो गति है वो कभी भी सिंक्रोनस गति पर नहीं चलती है, आपको पता है वो सिंक्रोनस गति से हमेशा कम गति पर ही चलेगा। अगर 2 पोल की मोटर है तो चुंबकीय क्षेत्र की गति 3000 आरपीएम होगी। कितना? 3000 आरपीएम। लेकिन इस मोटर का जो रोटर है वो चलेगा आपका 2880। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, है ना, एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि 2880 या 2980 कुछ परसेंट स्लिप लेकर के चलेगी। स्लिप का मतलब पिछड़ जाना, है ना, इस स्पीड से पिछड़ जाना, तो कम स्पीड पर चलेगी। यही ठीक है इसके लिए। अगर रोटर भी 3000 आरपीएम पर चलने लग जाए ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। पता है क्यों? मान के चलो कि दो लोग हैं और एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, है ना। पहला वाला अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा वाला उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि दोनों लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं एक समान बल लगा करके, तो बताओ कोई खींच पाएगा एक दूसरे को? कोई नहीं खींच पाएगा, न पहला वाला दूसरे को, न दूसरा वाला पहले को। अगर किसी का भी ताकत ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम हुआ तो वो खींचा जाएगा, अगर ज़्यादा हुआ तो खींच लेगा। ऐसे ये है, अगर एक दूसरे के स्पीड में थोड़ा सा फर्क होगा तभी जाकर के शाफ्ट घूमेगी, अगर बराबर हो जाएगी तो शाफ्ट नहीं घूमेगी। और शाफ्ट इसका एक फॉर्मूला भी है ना, E2 डैश बराबर S गुणे ES। ये क्या है सर? ये हमारा स्टेटर का वोल्टेज। ये क्या है? स्टेटर का वोल्टेज, और ये है स्लिप, ये है स्लिप, और ये है रोटर का वोल्टेज। रोटर का वोल्टेज या रोटर का ईएमएफ मान के चलो। तो देखो, अगर मान के चलो रोटर की स्पीड चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड के बराबर हो गई, उस स्थिति में क्या होगा? रोटर का वोल्टेज E2 डैश स्लिप गुणे स्टेटर वोल्टेज। अगर स्लिप हो गई हमारी जीरो, तो बताओ अब स्लिप जीरो हो गई, अब स्टेटर का वोल्टेज चाहे 230 वोल्ट हो, है ना, या फिर 415 वोल्ट हो, ये भी जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो E2 डैश जीरो, यानी कि स्टेटर का वोल्टेज जीरो। स्टेटर का वोल्टेज अगर जीरो हो गया तो स्टेटर वाइंडिंग पर जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो भी जीरो हो जाएगी। और अगर करंट जीरो हो गया तो फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र वो जीरो, और चुंबकीय क्षेत्र से ही जनरेट होता है टॉर्क, घुमाव बल जो रोटर को घुमाता है, वो भी जीरो। अब घुमाने वाला कोई बल ही नहीं है तो फिर रोटर तो रुक जाएगी तुरंत, रोटर क्या होगा? रुक जाएगी। इसीलिए रोटर की स्पीड अगर चुंबकीय क्षेत्र के स्पीड के बराबर हो गया तो रोटर तुरंत रुक जाएगी। क्या होगी? रोटर तुरंत रुक जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। ठीक है ना। किस गति पर चलेगी? जीरो, यानी कि जीरो गति पर मोटर रुक जाएगी। ठीक है ना। यदि एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में टर्न की संख्या 200 और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या 100 है तो ट्रांसफार्मर रेशो, देखो ट्रांसफार्मर रेशो जो है ना वो N2/N1, N2 कितना है? सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, 1 है, 100/200 कितना हो जाएगा? 1/2, हाफ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी होगा ट्रांसफार्मर रेशो। निम्नलिखित में से कौन सी मीटर केवल एसी के लिए उपयोग की जाती है? बताइए। यानी कि हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको देखने को मिल रहा है ना। एमआई रिपल्सन प्रकार, एमआई का मतलब होता है मूविंग आयरन, है ना। इसका मतलब क्या होता है? मूविंग आयरन। तो मूविंग आयरन रिपल्सन टाइप नहीं, ये तो एसी और डीसी दोनों में काम करता है, दोनों सप्लाई पर काम करता है। पीएमएमसी ये ओनली डीसी में काम करेगा। प्रेरण ये ओनली एसी, यही है ओनली एसी।
ओनली एसी सिस्टम में ये काम करेगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एमआई अट्रैक्शन ये भी एसी डीसी दोनों पर काम करता है। आगे का है सवाल कि डीसी मशीन वाइंडिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? शॉर्ट पिच तो नहीं होता है यार, ये तो एसी में होता है ना, ये तो प्रेरण मोटर में होती है। देखो किस में होता है, ये प्रेरण मोटर में होती है और ये हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। हार्मोनिक्स को समाप्त करने हेतु शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। फुल पिच वाइंडिंग देखना, जब कॉइल स्पान और पोल पिच दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है। और यही आपका आंसर होगा, डीसी मोटर में पूर्ण पिच वाइंडिंग होती है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में की जाती है। स्टार और डेल्टा संयोजन में, अगला सवाल है कि स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार के लिए, है ना, उपयोग किया गया शक्ति होती है। देखना एक बात को ध्यान रखना कि संतुलित भार यानी कि बैलेंस लोड। आंसर होगा √3 VL/IL cos phi। VL का मतलब क्या है? लाइन वोल्टेज। इसका मतलब क्या है? लाइन वोल्टेज। क्या है लाइन वोल्टेज? देखो स्टार और डेल्टा दोनों की बात कर रहा है और वो भी स्थिति कैसा होगा, लोड कैसा होना चाहिए, बैलेंस प्रकार का। तभी अगर अनबैलेंस है तो फिर ये काम नहीं करेगा ये फॉर्मूला। बैलेंस कंडीशन में लाइन वोल्टेज का मतलब क्या है? हमारे पास कितने लाइन होते हैं, कितने फेज हैं? R, Y, B, 3 फेज हैं, है ना, 3 फेज हैं। तो तीनों में से, है ना, तीनों में से किसी भी 2 फेज के बीच, किसी भी 2 फेजों के बीच मापा गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। ध्यान रखना, है ना, लाइन वोल्टेज कहलाता है। इसका मतलब क्या लाइन वोल्टेज सिंगल फेज में पॉसिबल है? नहीं है। सिंगल फेज में तो सिंगल फेज होता है, यहां पर तो बोला जा रहा है कि किसी भी 2 फेज के बीच, चाहे R और Y फेज या B और Y फेज या R और B फेज, किसी भी 2 फेज के बीच जो वोल्टेज आप मापोगे, जो वोल्टेज आएगा वही कहलाएगा हमारा लाइन वोल्टेज। और लाइन करंट क्या कहलाता है? लाइन करंट सुनो, लाइन करंट ये कहलाती है कि जो मतलब कि फेज तो हमारे पास 3 है, R, Y और B, किसी भी एक फेज में संयोजित लोड जिसको हम क्या कहते हैं? भार द्वारा सप्लाई धारा लोड करंट कहलाती है। नहीं समझ में आया? देखिए 3 फेज है R, Y, B, किसी भी एक फेज को उठा लो और देखो कि उस फेज में कितना लोड कनेक्ट है, कितने एम्पियर का लोड कनेक्ट है। और मान के चलो कि उतने एम्पियर का लोड अगर कनेक्ट है तो कितने एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है वो फेज, वही कहलाती है लाइन करंट, ठीक है ना। और ये cos phi जो है ये करंट और वोल्टेज के बीच के डिग्री को बताता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री को। एकल चरण प्रेरण मोटर में शुरू होने और चलने के बीच की कोणीय विस्थापन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग ये है ना, और यहाँ पर होती है हमारी रनिंग वाइंडिंग, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर दे दो न्यूट्रल और यहाँ पर दे दो फेज, और यह है इसका रोटर, है ना। और रोटर कुछ चीज़ें हैं जो भूल रहा हूँ मैं, चलो तो यहाँ पर हम लगा देते हैं कंडेंसर, और यहाँ पर होगा हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और यह है कैपेसिटर, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, ओहो रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, है ना। तो ये पूछा गया है कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होना चाहिए, तो 90 डिग्री का होना चाहिए। चलो यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए मामला ये है ना कि अगर हमारे मोटर में एक ही वाइंडिंग होती तो एक वाइंडिंग में करंट जो है ना, वो करंट कितना होता, जब इसका ग्राफ आप बना करके देखोगे तो
घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है ना, घूमने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स 90 डिग्री पर हमें प्राप्त होता है। अब सिंगल फेज में 90 डिग्री आप कहाँ से लाओगे, जब फेज ही एक है तो, इसलिए हमने एक और फेज ले लिया और एक और फेज ले लिया, फिर भी हमें 90 डिग्री नहीं मिला, है ना, फिर भी हमें 90 डिग्री नहीं मिला। अगर ग्राफ में आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर रिजल्टेंट करंट होता है और ये करंट है ना, ये करंट है हमारी रनिंग वाइंडिंग की, रनिंग करंट है, ठीक है ना। अब हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा दिया और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमने कैपेसिटर जोड़ दिया। कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज किस का नेचर कैसा होता है, लीडिंग नेचर का होता है, लीडिंग का मतलब आगे, तो ये आगे हो जाती है रनिंग करंट से, रनिंग वाइंडिंग में चल रहे करंट से, और यह है स्टार्टिंग करंट। अब यहाँ से है, ये है 30 डिग्री पर और ये है 70 डिग्री पर, ओवरऑल कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री का करंट है तो एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, और घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फिर टॉर्क उत्पन्न हो जाता है रोटर को घुमाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है। सीट मेटल कार्य में सामान्य प्रयोजन हेतु उपयोग की जाने वाली हिस्सेदारी का नाम क्या है? हिस्सेदारी का मतलब स्टोक्स। अब देखो यार, ये क्या है ना, ये एक ऐसा सवाल है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी जो आपका है ना, उसमें से मुझे लगता है कि 5 या 6 यूनिट ऐसा है जिसमें फीटर ट्रेड थ्योरी को शामिल किया गया है। तो फीटर ट्रेड थ्योरी से ये जो आपका ये आता है ना, जितने भी फाइल हैं वो, और फाइल के अलावा जितने भी आपकी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं ना जो फीटर में काम आते हैं, और ये भी फीटर का ही उपकरण है, तो वो फीटर थ्योरी से सवाल उठाया गया है। बोला गया है कि सीट मेटल कार्य में सामान्य प्रयोजन हेतु उपयोग की जाने वाली हिस्सेदारी का नाम ये हैचेट स्टेक है, और हैचेट स्टेक का काम होता है कि धार लगाने हेतु इस हैचेट स्टेक का प्रयोग की जाती है। और जो वो होता है ना सीट मेटल से जो वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे संदूक बक्सा जो बड़ा बड़ा होता है, जो शादियों में मिलता है ना दहेज में, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको भी बनाने के लिए इसी का हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। बाकी जैसे कुल्हाड़ी वगैरह हो गया, उस पर धार लगाना है, छेनी हो गया, उस पर धार लगाना है, तो फिर आप हैचेट स्टेक का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन खल्लास। अब सारे सवाल के आपको PDF मिलेगा हर रोज़ की तरह, हर क्लास की तरह, है ना। ये क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छा लगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, हर सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का है, और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो आप, और लिंक आपको पता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे ना, बहुत चीज़ें मिलेंगी, है ना। जितने भी हमने मैराथन बैच लिया था, उस बैच का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लिए, है ना। बाकी टीओ का जो नोटिफिकेशन है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 17 तारीख से पहले फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और 17 से लिंक भी इनका एक्टिव हो जाना है अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।